ईशानी अब पूरी तरह से स्वस्थ फील कर रही थी और अगली सुबह जल्द ही उसे डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाया गया। ईशानी का घर छोटा था लेकिन अपनों का जमावड़ा था। ईशानी जानती थी अब उसे कुछ समय के लिए सबसे दूर रहना है, पर वो खुश थी कि उसके साथ अब सभी हैं। मीत भी थोड़ा उदास था क्योंकि वो जानता था अगले 1 महीने के लिए ईशानी को उससे दूर रहना है। अंश को अच्छी तरह से समझा दिया गया कि मम्मा को बिजनेस ट्रिप के लिए 1 महीने उससे दूर जाना होगा। अंश वैसे भी बहुत समझदार बच्चा था। पहले तो वो परेशान हुआ, पर जब उसके साथ खेलने वाले इतने लोग उसके आसपास मौजूद थे तो उसका मान जाना स्वाभाविक था। बचपन यूं ही मासूम नहीं होता है। दोपहर तक ईशानी को जाना था। सुखी जी ने उसका सारा ज़रूरी सामान पैक किया। सुखी जी बहुत दुखी थी पर चुप थी। बिन बुलाई मुसीबत से निकलना चाहती थी, और वो भी जल्द ही। वो रोई बिल्कुल नहीं। उन्हें डर था कहीं उनके आंसू देखकर ईशानी जाने का फैसला ही न बदल ले। इसी डर से माहौल को हल्का बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ देर में सुखी जी ने ईशानी का सामान लाकर बाहर रख दिया। अब ईशानी के जाने का वक्त हो गया था। ईशानी ने परमीत जी, सुखी जी, गोकुल जी और राखी जी सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी उसके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे थे। अंश को उसने बहुत सारा प्यार किया, सबसे दूर जाने की वजह से। वैसे भी वो उदास थी, पर अंश से दूर जाने के ख्याल से भी उसे सिहरन सी छूट रही थी। जब से अंश पैदा हुआ था एक रात भी ईशानी उसके बगैर नहीं रही थी, ना ही अंश ईशानी के बिना। गोदी में अंश को लिए भारी मन से उसे बाय कहने की तैयारी कर रही थी। मन ही मन सोच लिया था कि उसके सामने एक भी आंसू नहीं बहाएगी, वरना उसके मन में ढेरों सवाल उठ जाते। आपको मम्मा की याद आएगी तो क्या करोगे? ईशानी उसे गोदी में प्यार करते हुए बोली। ओहो मम्मा, वीडियो कॉल कर लूँगा। अंश आज का बच्चा था, उसे टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान था। अच्छा कहते हुए ईशानी मुस्कुरा दी। तुम इस बदमाश की बिल्कुल फिक्र मत करो, गोकुल जी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। उनकी बातों से उसे एक तसल्ली सी मिली कि अंश उसके बिना थोड़े दिन आराम से रह सकता है। ईशानी उसे इससे ज़्यादा परेशान करना भी नहीं चाहती थी। कुछ देर में अंश खेलने में बिजी हो गया और ईशानी ने सबको बाय किया और निकल गई मीत के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए। पीछे वाली कार में वीर अपने गार्ड्स के साथ बराबर उसे फॉलो कर रहा था। पूरे रास्ते मीत चुप था। आज उसके पास कहने को कुछ नहीं था। ईशानी की आंखों में रह रहकर पानी आ रहा था। अंश और मीत से दूर जाना उसे बहुत खल रहा था, पर करती भी क्या? जितना लिखा है लकीरों में उतना सब सहन भी करना है इस जीवन में। खुद ही की मुसीबतें और खुद ही के फसाने हैं। गुजरती है खुद के दिल पर, कोई और उसे क्या जाने है। वो बार बार अपनी आंखों की नमी साफ करती और विंडो से बाहर देखती। मीत अच्छी तरह से जानता था वो रो रही है। कहीं ना कहीं मीत भी मन ही मन दुखी था। पर जैसे बीमारी को कड़वी दवाई ही ठीक करती है, वैसे ही ईशानी को ये दूरियां ठीक करने वाली थी। बस यही सोचकर अपने आप को समझा रहा था। पूरे रास्ते दोनों चुप थे। खामोशी से ये सफ़र गुजर रहा था। कुछ देर में डॉक्टर के यहाँ पहुंचकर मीत ने गाड़ी रोकी। ईशानी उतरने को हुई कि मीत बोल पड़ा, रुक 2 मिनट। क्या हुआ? ईशानी उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि आंखों में आंसू लिए वो मीत को देख नहीं सकती थी। मैं जानता हूँ अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा, मीत भरे गले से बोला। पर 1 महीना बहुत लंबा वक्त होता है, वो कह रहा था, और आंसू उसके गाल पर थे। वो मुंह फेर कर बोला, मैं रह लूँगा, तू फिक्र मत करना। तू बस अपना 100% देना, जैसा डॉक्टर कहें। सारी थेरेपी और दवाइयाँ टाइम पर लेना। ईशानी का मुंह भी दूसरी तरफ था। आंखों से बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। आंखें धुंधली होती वो उन्हें टपका कर नमी गालों पर उतार देती। मैं कोशिश करूंगा 8 दिन में मिलने की, मीत ने रुकते हुए कहा। तू टेंशन मत ले, अब मैं पूरी तरह ठीक होकर ही आऊँगी, ईशानी धीमे से बोली। अंश का ख्याल तुम अच्छे से रखोगे, ये मैं जानती हूँ, ईशानी ने भरे गले से कहा। अब मीत की नज़रें ईशानी पर थी और ईशानी की मीत पर। मिस करूँगा तुझे बहुत। 1 महीना बहुत लंबा वक्त होता है, कैसे गुजरेगा? मीत को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तू पागल मत बन, गुजर जाएगा जल्दी ही, फिर सब अच्छा ही अच्छा होगा। देख, परेशानियाँ इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे सोचकर बना लेते हैं। तू सोचना बंद कर, फिर सब ठीक। ईशानी उसके गालों पर हाथ रखकर अपने अंगूठे से उसके गालों पर आई नमी साफ करते हुए बोली। मीत ने उसे अपने पास खींच के कस के गले से लगा लिया। तू रोना मत, मैं कोशिश करूंगा और चुपके से दीवार कूद के तुझे देखने आ जाया करूंगा, जैसे मैं तेरे पीजी में आया करता था।
मीत बच्चा बनते हुए बोल पड़ा। तूने कोई भी हरकत की ना तो मार खाएगा। तब तो तुझे जेल नहीं हुई पर अब हो जाएगी, समझा ना। ईशानी उसे डांटते हुए बोली। मीत क्यूटली फेस बनाते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मैं तेरे कहा मान जाऊंगा? नहीं माना ना तू तो पिटाई होगी। गार्ड वार्ड ने पकड़ के पीट दिया तो बाद में मत बोलना। ईशानी उसे दूर करते हुए बोली। ईशानी उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, नहीं मीत, हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे। मैं अच्छे से ठीक होना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से तेरे साथ बिताना चाहती हूँ। सारे अच्छे पल लौट कर आएंगे, तू देखना। बस 1 महीना गुजर जाए। ईशानी धीमे से बोली। मीत ने कहा। तू प्रॉमिस कर कोई हरकत नहीं करेगा? ईशानी ने हाथ आगे करते हुए कहा। तुझे क्या लगता है प्रॉमिस करने के बाद भी मैं कुछ नहीं करूँगा? मीत बोल पड़ा। मीत, तू कभी नहीं सुधरेगा। कंधे से सर उठाकर उसने मीत को एक टिकाते हुए कहा। मीत हंसने लगा। काम में ध्यान लगाना, सब ठीक हो जाएगा। ईशानी दोबारा उसके कंधे पर सर टिकाए बोली। ईशानी बोल पड़ी, अब चलें? हाँ। मीत भारी मन से कार से बाहर निकला और ईशानी भी। वीर के साथ एक गार्ड भी ईशानी का सामान लिए उनके पीछे था। कुछ देर में दोनों असाइलम में एंटर हुए। मीत को डॉक्टर ने समझाया और फॉर्म फिल करवाए। उसके बाद ईशानी के पास आकर नर्स बोली, मैम चलिए। मीत के कलेजे में धक्सा हुआ। उसने ईशानी का हाथ पकड़ लिया और नर्स को बोला, 1 मिनट। नर्स ने हाँ किया और बाजू में खड़ी हो गई। तू टेंशन मत लेना, मैं कुछ भी जुगाड़ करके तुझसे मिलने आ ही जाऊंगा। मीत उसके बाल ठीक करते हुए बोला, मत आना मीत, तू जितनी बार आकर जाएगा हर बार तेरे जाने के बाद तेरी बहुत याद आएगी और तेरे जाते ही रोना भी आएगा। ऐसे में कैसे रह पाऊंगी? ईशानी बोल पड़ी। तू मुझे सीधे ट्रीटमेंट पूरा होते ही लेने आना। ईशानी अपनी आंखें पोंछते हुए बोली। मीत ने कुछ नहीं कहा। उसके फोरहेड पर एक किस किया और कहा, टेक केयर, जल्द आऊँगा तुझे लेने। हाँ कहते हुए ईशानी जाने लगी। मीत आज भी राज की तरह पलट पलट कर रहा था और ईशानी बिल्कुल सिमरन की तरह पलटी भी। वो हल्का सा मुस्कुराई और मीत को भी हंसने का इशारा किया। मीत ने हाँ में सर हिलाया, उसे बाय किया और चली गई। मीत उसे देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। देखते देखते ईशानी चली गई। मीत ने डॉक्टर से बात की और कुछ देर में घर लौट आया। उसे घर के कोने कोने में ईशानी दिखाई देने लगी। क्या करता इस घर के हर कोने में वो समाई हुई थी। ये चीज़ घर के हर सदस्य को पता थी। पर कभी कभी चुप रहना ही कुछ चीज़ों का हल होता है। कितना भी मुस्कुराने की कोशिश कर लो, जहन में उनके आते ही आंखें भीग जाती हैं। उधर ईशानी का इलाज चालू किया गया। शुरू में उसे दौरे भी आते थे। सीसीटीवी में कई बार वो ना जाने किससे बातें करती दिखाई दी। डॉक्टर्स उस पर विशेष ध्यान देने लगे। आखिर थी वो मेहता परिवार की सदस्य। उसे टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ करवाया जाने लगा। दवाइयाँ हो या थेरेपी, उस सब का समय तय था। दिन गुजर रहे थे और ईशानी का इलाज अपने जोर पर था। इधर मीत भी जैसे तैसे अपने दिन गुजार ही रहा था। अपने आप को उसने काम में झोंक दिया कि ईशानी की याद कम आए। पर यह कहाँ तक संभव हो सकता था? ईशानी उसे रह रहकर याद आती और वो गुजरने वाले एक एक घंटे को अपने टाइम टेबल में कट करता। दिन में एक बार वो डॉक्टर से बात करके ईशानी की खबर लेता। बीच में उसके असाइलम के बाहर जाकर कोशिश करता कि उससे मिल ले, उसकी एक झलक ही दिख जाए। वो वहाँ की सिक्योरिटी को देखकर संतुष्ट था। यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची थी क्योंकि यहाँ हर तरह के पेशेंट थे और उनकी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम भी कड़े किए गए थे। डॉक्टर से उसने परमिशन लेकर ईशानी को एक बार दूर से देखा भी था, पर ईशानी ने उसे मना किया था मिलने से, तो वो उसके करीब नहीं जा पाया। दूर से ही उसने देखा ईशानी पार्क में बैठी कुछ देख रही थी। मीत को अच्छा लगा। वो अकेली थी पर शांत दिखाई दे रही थी। 2-3 दिनों बाद डॉक्टर की मदद से उसने ईशानी से बात करने की कोशिश की, पर ईशानी ने मना कर दिया। वो जानती थी उससे बात तो 5 मिनट होगी, पर फिर वो याद पूरी रात आएगा। शुरू से वो मजबूत इरादों की थी और मीत से बात ना करने के साथ ना मिलने का फैसला उसने पहले ही ले लिया था। हाँ, मीत उसे हर पल हर घड़ी याद आता। वैसे ही अंश भी उसे बहुत याद आता। पर अंश बच्चा था, अपनी फीलिंग्स बताकर रो सकता था। पर मीत, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। मीत की फिक्र उसे अंश से ज़्यादा थी क्योंकि मीत तो सबके सामने रोकर दिल का गुबार भी हल्का नहीं कर सकता था। सबकी यादों के बीच ईशानी रह रही थी। उसने ये तय कर ही लिया था कि वो बाहर जब भी निकलेगी
पूरी तरह से स्वस्थ होकर ही निकलेगी। दिन गुजर रहे थे, उसके ट्रीटमेंट के टाइम बढ़ता जा रहा था। दवाई का डोज भी चेंज होता जा रहा था। मीत को डॉक्टर हर दिन उसकी हालत में सुधार की खुशखबरी देते और मीत हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उसके स्वागत की तैयारियां करता। अंश को भी रह रहकर ईशानी की याद आती। कभी कभी तो वो रो देता, पर सुखी जी, परमीत जी के साथ साथ गोकुल जी और राखी जी ने उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब जब वो उदास होता, गोकुल जी उसे किसी मॉल या फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाकर उसका मन बहला देते। बच्चा था, थोड़ी खुशियाँ मिलते ही भूल जाता और खुश होकर खेलने लगता। वक्त गुजरता जा रहा था। मीत ने रोज़ का नियम बना रखा था। वो जहाँ ईशानी है उस जगह के रोज़ाना चक्कर काटता। दूर से ही सही ईशानी को महसूस करता। वीर पूरी तरह से उसे सपोर्ट करता। उसके अलावा उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी वीर पर था। उधर ऑफिस में किंजल और अखिल एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे थे। साथ काम करते करते दिल के जज्बातों का खुलासा भी हो चुका था। किंजल अपने पिता निरंजन जी से अखिल को भी मिलवा चुकी थी और अखिल अपने पेरेंट्स से किंजल को। दोनों में से किसी के परिवार वालों को उनके एक होने से कोई दिक्कत नहीं थी। किंजल के पास सब कुछ था। उसे एक सच्चे साथी की तलाश थी, जो कि अखिल की वजह से पूरी होने वाली थी। और किंजल के रूप में केयरिंग हमसफ़र पाकर अखिल बहुत खुश था। कविता भी अपनी ज़िंदगी में बिजी थी। हर 3 दिन बाद वो अंश से मिलने जाती। उसके साथ वो सुखी जी बाकी घर के लोगों से ईशानी की खबर लेती रहती। विभा ने ऑफिस में नज़र उतरवाने के लिए एक पंडित को बुलवाकर पूजा भी करवा ली थी। और अब वो भी खुश थी, क्योंकि अब ऑफिस में ज़्यादा अपशगुन नहीं हो रहे थे। किंजल और अखिल ने भी शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद की तारीख भी निकाली जा चुकी थी। अब किंजल मीत को पहले से ज़्यादा अच्छे से समझने लगी थी। उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करती। सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ चल रही थी, बस बेचारी नियति उलझ गई थी अपनी पवित्र आत्मा वाली सास के चक्कर में। वो बेचारी सुबह जल्दी उठती, सारे काम निपटाती, फिर ऑफिस जाती, साथ में अपनी सास को भी संभालती। सुबह उठते ही उनके ड्रामे शुरू हो जाते, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ईशानी भी गुजरते वक्त के साथ ठीक होती जा रही थी। वो अपने कैलेंडर में एक एक दिन कट करती और अपने मीत और अंश से जल्द मिलने की दुआ मांगती। उसकी तबीयत ठीक हो रही थी। अब उसे दौरे भी नहीं छूट रहे थे और किसी साय का आभास होना भी बंद हो गया था। वो अपने आप में सिमटी नहीं रहती। उसका गुस्सा कम होने लगा था। वो नॉर्मल होने लगी थी। असाइलम में भी नर्स की हेल्प करती, जो रोगी खुद की हेल्प नहीं कर सकते, या कह सकते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब होती, उनकी देख रेख में वो नर्स की हेल्प करती। नर्स कई बार कहती अब उसे घर लौट जाना चाहिए, पर वो कहती जितना टाइम है उतना टाइम पूरा गुजर कर एकदम ठीक होकर जाऊंगी। आखिर ये दिन भी निकल ही गए। वक्त की यही तो खूबसूरती होती है। जैसे अच्छा वक्त गुजर जाता है, वैसे ही बुरा वक्त भी गुजर जाता है। मीत और ईशानी दोनों ने सब्र रखा। वैसे मीत ने थोड़ा कम सब्र रखा और इस बीच वो ईशानी को देख भी आया। पर ईशानी, उसने अपने आप को पूरी तरह से ठीक करने की जी जान से कोशिश की और उसकी यह चाहत रंग भी लाई। और फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब ईशानी को अपने घर जाना था। मीत ने एक दिन पहले ही डॉक्टर को फ़ोन करके ये कहा था कि ईशानी को कह दिया जाए कि सभी अपनी बिजनेस ट्रिप के चलते बाहर हैं और सुखी जी और परमजीत जी चंडीगढ़ से परसों तक आएंगे, तो उसे अगले 2 दिन और यहीं रहना होगा। ईशानी बहुत खुश थी और उसकी खुशी समेटी नहीं जा रही थी। होठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाने गुनगुनाते वो अपना सामान पैक कर रही थी कि डॉक्टर ने उसे बुलवाकर ये खबर दी कि उसे अगले 2-3 दिन और यहीं रुकना होगा। पर क्यों, वो परेशान हो गई। डॉक्टर ने मीत के शब्द ऐसे के ऐसे ईशानी को बता दिए। वो मायूस हो उठी। ये एक महीना तो उसने शांति से काट लिया, पर आज तो वो उसे लेने आने वाला था। जब उसने सुना कि अगले 2-3 दिन और उसे नहीं देख पाएगी, तो वो बहुत उदास और मायूस हो गई। वो सोचने लगी, क्या उसके लिए बिजनेस ट्रिप मुझसे ज़्यादा ज़रूरी था। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन और रुक जाऊंगी। सोचते हुए वो वापस अपने रूम में आई और सामान निकालने लगी। लेकिन ये 2 दिन काटने के ख्याल से ही उसे बुरा लग रहा था। क्यों किया उसने ऐसा, मिलेगा तो इतनी मार खाएगा। ईशानी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। सच ही तो है, जिससे उम्मीद ज़्यादा होती है, दिल भी उसकी वजह से ही ज़्यादा दुखता है। वो अपने बेड पर बैठी अपना बैग खाली कर रही थी। मन परेशान हो रहा था, आंखें गीली होने लगी थी कि नर्स ने आकर दोबारा उसे कहा, मैम आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, कुछ दवाई के बारे में बात करनी है।
ओके, ईशानी ने कहा और वो डॉक्टर के केबिन में गई। उसने जैसे ही कहा जी डॉक्टर, इतने में डॉक्टर के पीछे से मीत निकलकर खड़ा हो गया। ईशानी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मीत? वो आंखें चौड़ी करती बोल पड़ी। मीत जैसे ही उसके पास आया, ईशानी ने उसे एक टिकाई। समझ क्या रखा है तूने? जब देखो मस्करी करता है। मुझे सच में लगा तो आज नहीं आएगा। ईशानी ने रोना चालू कर दिया। देखो भाई, भरोसा ही नहीं है लोगों को हम पर। मीत उल्टा गुस्सा दिखाते हुए बोला। ईशानी को रोते देख वो आगे बोला, अरे इतने बड़े बड़े आंसू? हाँ, रोते नहीं, ऐसा नहीं है मीत। कहते हुए ईशानी उसके सीने से लग गई। तुझे बता नहीं सकती कितना अच्छा फील कर रही हूँ मैं इस वक्त। मीत ने उसे कस के पकड़ लिया। तो घर चलें? वो बोल पड़ा। रुक, अब सामान दोबारा बैग में डालना पड़ेगा। गुस्से में सारा निकाल कर बाहर फेंक दिया था। ईशानी मासूमियत से बोली, जल्दी आना, मीत ने उसे कहा और उसके फोरहेड पर किस किया। हाँ, कहते हुए ईशानी अंदर चली गई। डॉक्टर से बात करके उसकी फाइल बनवाकर मीत ने उनसे सारी दवाइयों की जानकारी ली। डॉक्टर ने उसे बताया कि ईशानी अब स्वस्थ हो चुकी है। फिर भी आपको मैंने बताया था ना, मेरा मित्र है यूएसए में। वो बहुत जाना माना साइकियाट्रिस्ट है और आपको तो यूएसए का टूर लगता रहता है, तो उससे जाकर एक बार मिल लीजिए जब भी आपके पास टाइम हो। हाँ ठीक है, मीत बोल पड़ा। उसने ईशानी की दवाइयाँ कलेक्ट की और ईशानी को लेकर घर की तरफ निकल गया। वीर और बाकी के गार्ड्स उसे बराबर फॉलो कर रहे थे। रास्ते में वो दोनों बहुत खुश थे और ईशानी के व्यवहार में बदलाव उसे दिखाई देने लगे थे। फिर से वही ईशानी जो कॉन्फिडेंट थी, हाजिर जवाब थी, लोगों की टांग खींचती और दुनिया की सारी फिक्र का एक ही जवाब था उसके पास कि चादर ओढ़कर सो जाओ, उठोगे तब तक सब सही हो जाएगा। मीत को अपनी वो कॉलेज वाली ईशानी दोबारा मिल गई थी। मीत ईशानी को लेकर उसके घर पहुंचा। वहां पर तो पूरा कुंबा पहले ही जमा था। अंश, सुखी जी, परमीत जी के साथ राखी जी, गोकुल जी, कविता, रोहित और नियति, सबके सब उसके इंतजार में थे। उसके पहुंचते ही सुखी जी ने पूजा का थाल लेकर उसकी आरती उतारी और उसे सीने से लगा लिया। उसने घर में एंटर होते ही सबके पैर छुए। अंश उसे देखते ही दौड़ के उसके ऊपर चढ़ गया। ईशानी ने देखा अंश के बाल आखिर मीत ने उसके जाते ही कटवा दिए। वो बड़बड़ाई, आया बड़ा पापा बनने वाला, मेरे क्यूट से बेटे को चमनलाल बना डाला। वो मीत की तरफ देखकर घूरी और मीत उसकी आंखों से भाप गया कि ये लुक उसे अंश के बालों की वजह से मिला है। वो मुंह छुपाकर सुखी जी के पीछे हो लिया। कहाँ चले गए थे आप? वो गुस्सा दिखाने लगा। अरे बताकर तो गई थी, ईशानी ने उसे प्यार से कहा। आप तो एक मंथ बोली थी। एक ईयर हो गया, अंश अपनी उंगलियों में गिनता हुआ बोला। सब हंसने लगे। वो जानती थी अंश उसके बिना रह तो रहा था, पर उसे याद बहुत आई होगी, तभी तो एक महीना भी इतना लंबा लगा उसे। वो सबके साथ अंदर गई। परमीत जी ने अपने मित्र मल्होत्रा जी को भी इनवाइट किया था ईशानी से मिलने के लिए। पहले भी उनकी कहीं कई बातें सही साबित हुई थी। उन्होंने ईशानी की जिंदगी की मुसीबतों के बारे में सब कुछ सही से बताया था। सुखी जी चाहती थी कि वो एक बार और ईशानी से मिल लें। कुछ देर में वो भी घर आए और ईशानी को देखकर आंखें बंद की। फिर उसका चेहरा देखकर बोले, बहुत झेल लिया तुमने, अब सब सही होगा। ऊपर वाले ने कुछ ज़्यादा ही दर्द लिख दिया था लकीरों में। अब वो दर्द खत्म होने का टाइम आ गया है। ये सुनकर सबके चेहरों पर एक तसल्ली थी। कुछ देर रुककर चाय नाश्ता करके वो चले गए। गोकुल जी ने कहा, ईशानी को आराम करने देते हैं, हम कल शाम को पंडित जी को लेकर हाजिर होते हैं। कल शाम को ही? ईशानी ने धीरे से मीत से पूछा। हाँ। कितना टाइम लगा रहे हैं ये लोग? मीत ने मुंह बनाकर कहा। आज शाम को ही बात हो जानी चाहिए थी। ये लोग बहुत स्लो हैं यार। मीत आगे बोल पड़ा। तू पागल हो गया है? ईशानी ने कहा। हाँ, तेरे लिए पागल हूँ, तेरे बगैर भी पागल हूँ। मीत की बेसब्री झलक रही थी। ईशानी हंसने लगी। उसके बाद सभी ईशानी को आराम करने के लिए छोड़कर अपने अपने घर चले गए। शाम को गोकुल जी और राखी जी अपने कमरे में थे। मीत उनके पास गया। क्या हुआ बेटा? उसे देखकर राखी जी पूछ बैठी। थैंक यू कहते हुए उसने राखी जी की गोद में अपना सर रख दिया। नहीं बेटा, मुझे तो माफ़ी मांगनी चाहिए। वक्त रहते भी सब कुछ सही हो सकता था। तब शायद मैंने भी जल्दी की तुझे और ईशानी को अलग करने की, पर वो सच में सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ही बनी है। राखी जी बोल ही रही थी कि और थैंक यू तो हमें तेरा करना चाहिए। गोकुल जी बीच में बोल पड़े। क्यों? मीत ने पूछा। अंश जैसे प्यारे से पोते के लिए।
सच में अंश मेरी जान बन गया है। उसके बिना ये जो थोड़ा वक्त गुजरता है, लगता है वो ना गुजरे। हमें जल्द ही उन दोनों को घर लाना चाहिए। गोकुल जी मुस्कुरा उठे। राखी जी और मीत के चेहरे पर भी मुस्कान थी। डेढ़ ईशानी के डॉक्टर ने कहा था कि यूएसए में उसके एक दोस्त हैं जो एक साइकेट्रिस्ट हैं। एक बार मुझे उनसे भी मिल लेना चाहिए। तो हो सके तो जल्द ही शादी का मुहूर्त निकाल कर उसके बाद हम वहाँ हो आते हैं। मीत ने कहा, बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हारे हनीमून के टिकट्स वहीं के बुक कर देती हूँ। राखी जी बोल पड़ी, क्या कहते हैं आप? उन्होंने गोकुल जी से पूछा। हाँ, लेकिन अंश को इस ट्रिप पर नहीं भेजेंगे, इतना याद रखना। इन दोनों को थोड़ा समय साथ में रहने दो। हम एक काम करते हैं, दोनों हांगकांग के टिकट्स करवा लेते हैं और अंश को डिज्नीलैंड घुमा लाएंगे और अपनी भी आउटिंग हो जाएगी। गोकुल जी बोले, हाँ बिल्कुल, हम दोनों की भी आउटिंग हो जाएगी। गोकुल जी की राय राखी जी को बहुत पसंद आई। ठीक है, तो पंडित जी से बात करके जल्द से जल्द शादी की डेट्स निकलवा लेते हैं और मैं कल ही सबके टिकट्स भी करवा देती हूँ। ईशानी के घर अंश ईशानी के साथ उसके बेड पर बैठा उसका सर खा रहा था। मम्मा, आपको पता है दादू और दादी बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, ईशानी खुश होते हुए बोली। और हाँ, उन्होंने कहा है कि मीत मेरे डैड है। तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूंगा, क्या वो सही कह रहे थे? अंश और उसके सवाल कभी ख़त्म नहीं होते थे। उसके मुंह से सोचा सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। हाँ बेटा, आप हमेशा से जानना चाहते थे कि आपके डैड कौन है। मीत ही आपके डैड है। मैं मीत से बहुत नाराज़ थी, इसीलिए आपको नहीं बताया, ईशानी ने उसे कहा। इतना भी क्या नाराज़ होना, अंश तुतलाकर बोला। ईशानी को हंसी आ गई। अरे आप वो छोड़ो। हाँ, तो क्या मैं मीत को डैड बुला सकता हूँ? अंश ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा। बिल्कुल बुला सकते हो, ईशानी मुस्कुराते हुए बोली। वाओ, कहते हुए अंश उसके बेड पर उछलने लगा। सुखी जी और परमीत जी उन्हें देखकर बहुत खुश थे। सभी बहुत थक गए थे, रात का समय हो चुका था। मीत को भी बिस्तर पर पड़ते ही नींद लग गई और वही हाल ईशानी का भी हुआ। रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे। मीत गहरी नींद में था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक से मीत को लगा कि कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा ईशानी उसकी तरफ चाकू लिए बढ़ रही है। वो चीखना तो चाह रहा था पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। भागना चाह रहा था पर उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो जड़वट पड़ा उसे महसूस कर रहा था। वो उसके पास आई और उसके पेट में चाकू घुसा दिया और निरंतर वार करती रही और मीत चीख कर उठ बैठा। पसीने में नहाया हुआ उसने देखा आसपास कोई नहीं था। ये डरावना सपना था। अगले दिन शाम को गोकुल जी, मीत, राखी जी सभी ईशानी के घर आए। सुखी जी और परमीत जी ने उन्हें प्यार से बैठाया। अंश ने मीत को देखते ही उसकी गोदी में छलांग लगा दी। मुझे एक सीक्रेट पता चला है, वो बोल पड़ा। वो सीक्रेट क्या है? मीत बोल पड़ा। यही कि तुम मेरे डैड हो, जैसे दादू आपके। अंश उसके गाल खींचते हुए बोला। उसके मुंह से डैड सुनकर मीत के दिल को सुकून मिल रहा था। उसने उसे कस के गले लगा लिया। गोकुल जी भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। कम डियर, आपके लिए एक सरप्राइज है, गोकुल जी बोले। वो क्या? कहते हुए अंश उनके पास पहुंच गया। तुम, मैं और दादी हम डिज्नीलैंड जा रहे हैं। गोकुल जी उसके साथ बच्चा बनते हुए बोले। वाओ! अंश ने उनको जोर से पकड़ के गाल पर किस्सी कर दिया। ईशानी भी बाहर आई। आज ईशानी कल से भी ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही थी। क्रीम कलर के अनारकली में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक अरसे के बाद ईशानी को इस तरह तैयार देखकर मीत की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। अपने कुल के पंडित जी को गोकुल जी ने वहीं ईशानी के घर ही बुलवा लिया था। वैसे ईशानी कोर्ट में शादी करना चाहती थी पर गोकुल जी ने उसे समझाया कि बेटा, हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी धूमधाम से, सब रीति रिवाजों से हो। ईशानी ने मुस्कुराकर उनकी बात का मान रखा। कुछ देर इंतजार के बाद पंडित जी आए और अगले 10 दिनों के बाद शादी का मुहूर्त निकलवा दिया। इतनी जल्दी मुहूर्त निकालने से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सभी बहुत खुश थे। ईशानी और मीत एक साथ खड़े थे। राखी जी ने अंश को अपनी गोदी में उठाया हुआ था। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। शादी की खबर रोहित और नियति को भी दी गई और ये खबर उनके साथ साथ भारती जी तक भी पहुंची। वो भी मीत और ईशानी की शादी में शरीक होना चाहती थी और भारती जी को रोकने की ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं थी। अगले कुछ दिनों में सारे लोग शादी की तैयारियों में लग गए। नियति और रोहित के साथ मिलकर दोनों ने कपड़ों की शॉपिंग का प्लान किया।
लड़ते झगड़ते दोनों के लिए कपड़े तय हो गए। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। नीति के पेरेंट्स और ईशानी के घर उसके बाकी के रिश्तेदार आने लगे। भारती जी को भी बुलवाया गया। भारती जी ने सुखी जी को राय दी कि माता की चौकी का आयोजन करवाना चाहिए। कि पीछे से ईशानी, मीत, नियति और रोहित चिल्ला उठे, नहीं। सुखी जी उन्हें देखकर हंसने लगी। जी भाभी जी, बच्चे बस माथा टेक लेंगे। बोलते हुए सुखी जी को हंसी आ गई, क्योंकि सुखी जी ने भी भारती जी का वो वाला ड्रामा देखा हुआ था और घर के किसी भी सदस्य की हड्डियां तोड़वाने का उन्हें कोई शौक नहीं था। देखते देखते तैयारी निपटने लगी। कपड़ों की शॉपिंग हो ही गई, ज्वेलरी भी डन, मेहंदी वाली, पार्लर वाली, गार्डन सब बुक। और बस अब शादी में 2 दिन ही बचे थे। आज हल्दी वाला दिन भी आ ही गया। दोनों परिवार वालों ने हल्दी की रस्म गोकुल जी के घर पर ही रखी थी। दोस्तों और रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। सभी ने येलो कपड़े पहने हुए थे। मीत कुर्ते में भी एकदम डैशिंग और ईशानी येलो कलर के लहंगे में बहुत प्रिटी लग रही थी। थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू हो गई। दोनों को एक दूजे के नाम की हल्दी लगाई गई। एक एक करके सभी दुल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने लगे। और आखिर में जब नीति और रोहित का नंबर आया तो उन्होंने तो हल्दी से होली खेलनी शुरू कर दी। सबके सब हल्दी में नहा लिए हों जैसे। अंश के लिए तो आज होली थी। वो तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। इतनी हल्दी लगा दी थी सबने उसे मिलकर। और गोकुल जी उसे सबसे बचाकर उसका मुंह बार बार साफ करते। मीत अपनी ईशानी को हल्दी लगा रहा था। माहौल एकदम रोमांटिक बना हुआ था। होगा भी क्यों नहीं, मीत और ईशानी की शादी जो थी। कुछ देर में ईशानी अपने आप को क्लीन करने के लिए मीत के रूम में गई। मीत भी उसके साथ ही था। कैसा लगा अपना कमरा? मीत उससे पूछ बैठा। बहुत अच्छा, कहते हुए वो मुस्कुराई। ईशानी ने जैसे ही अपने आप को मिरर में देखा, वो बोल पड़ी, क्या पागलों जैसे हल्दी खेली है, देखो पूरा येलो येलो हो गए हैं। ईशानी, ये सब तो पहले ही हो जाना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही दूरियां सही है हमने। कहते हुए वो थोड़ा उदास लग रहा था। तुझसे दूर होने के बाद तुझे मिस करके कितना रोया था। इसी कमरे में बैठा था मैं सबसे छुप कर। बहुत बुरे दिन थे वो, बस कहने को जी रहा था। अब प्रॉमिस कर, अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कहते हुए मीत की आंखों से पानी की बूंदें आने लगी। ईशानी ने उसकी तरफ देखा, उसके आंसू साफ किए। ना में गर्दन हिलाई, रोते नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। कहते हुए वो मीत को गले से लगाते हुए बोली, इन उदासियों से कह दे कोई और जगह ढूंढ ले, अब हम बस मुस्कुराते हुए जिएंगे। कुछ देर खामोशी थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि गोकुल जी कुछ काम से वहां आए। उन्हें ऐसे देखकर बोल पड़े, अरे यार, शादी वाला घर है, लोग घूम रहे हैं, तुम लोग कम से कम दरवाज़ा बंद कर लिया करो। उन्हें सामने देखकर दोनों की हवा निकल गई। ईशानी भी जल्दी से रूम से बाहर निकली। कुछ देर में ईशानी अपने मेहमानों के साथ घर की तरफ निकल गई। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी। ईशानी और मीत की शादी की रस्म बड़े प्यार से, सबकी रजामंदी से और सबके साथ से चल रही थी। हल्दी निपट चुकी थी। दोनों को एक दूसरे के नाम की हल्दी लग चुकी थी। सुबह हो चुकी थी और कविता सुबह ही अपना सामान लेकर ईशानी के घर ही शिफ्ट हो गई थी। आज मेहंदी का फंक्शन भी मीत के ही घर पर रखा गया था। रोहित और नियति सीधा अपने घर से मीत के घर आने वाले थे। कविता ईशानी को तैयार करने में उसकी हेल्प कर रही थी। उसने ईशानी को लहंगा पहनाया। क्या लग रही है भाई साहब, तू तो ऑफिस में कितने बोरिंग कपड़े पहनती थी। सड़ू सा ब्लेजर और ट्राउज़र में तो पक गई थी तुझे ऐसे देखते देखते। कुछ भी कहे, मीत की वजह से जो रंगत लौटी है ना, उसका जवाब नहीं। कविता उसे छेड़ते हुए बोल रही थी, ऐसा नहीं है, मैं पहले से ही इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। ईशानी बोल पड़ी और ज़ोर से हंसने लगी। सुन कविता, तेरी शादी की डेट्स का क्या हुआ? ईशानी अपनी ईयररिंग पहनते हुए बोली, अरे 2 महीने बाद की तारीख निकल रही है, देख अब क्या होता है मैं बताऊंगी। कहते हुए वो ईशानी को नेकलेस पहनाने में हेल्प करने लगी। हम और वो आ रहा है कि नहीं शादी में? कहते हुए ईशानी ने अपना मेकअप ठीक किया। आ रहा है, मैंने बता दिया है, तू भी शादी वाले दिन मिल लेना। कविता एकदम बिंदास बोली, ठीक है। देख ज़रा कुछ रह तो नहीं गया? ईशानी कांच के सामने खुद को देखते हुए बोली। हाय, कुछ नहीं रहा, मर जाना है उसने आज तो तुझे देखकर। कविता लंबी सांस भरते हुए बोली। कुछ भी, ईशानी ने उसे डांटते हुए कहा। तू भी सुधार जरा हुलिया, मैं अंश को देख लूँ। ईशानी आगे बोली। ईशानी ने अंश को देखा, वो मस्ती कर रहा था। उसे पकड़कर तैयार किया। सब तैयार हो चुके थे। ईशानी मेहंदी कलर के लहंगे में कयामत ढा रही थी।
अपने दोस्तों और मेहमानों के साथ तैयार होकर पहुंच गई वो मीत के घर। मीत सामने खड़ा उसका बेसब्री से इंतजार ही कर रहा था। बस एक रात की बात थी, फिर उसकी ईशानी उसके साथ रहने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। ईशानी हौले हौले कदमों से उसकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जितना वो करीब आ रही थी उतनी मीत की मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। मोहब्बत तुझसे बेइंतहा हो चुकी है, इश्क देखो मुकम्मल होने वाला है। यकीन मानो हर ख्वाब पूरा होने वाला है। प्यार भरा वो समा लौट आने वाला है। ढोलकी की ताल, तालियों की आवाज़, उछलते कूदते बच्चों और खिलखिलाते चेहरों के बीच ईशानी की मेहंदी की रस्म शुरू हुई। जितना भी दर्द उन दोनों ने सहा उसे खुशियों में बदलने के दिन चल रहे थे। दोनों के परिवार वाले उनके साथ थे और इस बार दोनों परिवार वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहते थे, ना ही खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी, ना ही साज सजावट में कोई कमी। सबके चेहरे खिले हुए थे। सारे रीति रिवाज पूरे किए जा रहे थे, किसी से कोई मनमुटाव नहीं। स्नेह भरे वातावरण में मेहंदी की रस्म निपट रही थी। मीत की दुल्हनिया के हाथों में मेहंदी सजने लगी, मीत के नाम की, जिसका कलर तो पक्का होना ही था, बिल्कुल उनके प्यार की तरह। कहने का मतलब है रात अपने शबाब पर थी। अगली सुबह सुबह से ही घर में शोर और चहल पहल मची हुई थी। आज शादी वाला दिन जो था, मीत और ईशानी का इंतजार आज खत्म होने वाला था। उधर ईशानी तैयार होकर सबके साथ गार्डन में पहुंची। महरून कलर के लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सुकी जी ने उसकी नज़र उतारी। विभा भी उसके पास पहुंच चुकी थी। लुकिंग सो प्रिटी, वो उसे देखकर ही बोल पड़ी। उधर घोड़ी सजी, बैंड बजा और मीत बारात लेकर निकल पड़ा अपनी ईशानी को लेने। घोड़ी पर आगे अंश बैठा था, उसकी अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी। वो घुड़सवारी का मजा ले रहा था। सबसे आगे राखी जी झूम रही थी और उन्हें कंपनी दे रही थी भारती जी। सारे बाराती मस्ती में थे। गोकुल जी खुद बच्चे बने हुए थे। नाचने और मस्ती करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ देर में बारात गार्डन में पहुंच चुकी थी। ईशानी अपने मीत का वेट कर ही रही थी। वो उसे ऊपर से देखने लगी। मीत की नजरें उस पर गई। ईशानी सोचने लगी, ये तेरी मुस्कान कुछ इस कदर धड़कनों में समाई हुई है। तू मुस्कुराना बंद न करना, वरना धड़कन बंद हो जाएगी। दोनों का सपना सच होने जा रहा था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था उन्होंने कि उनके प्यार को इस कदर घर वालों की हामी की मोहर लगेगी। उसने घोड़ी पर से ही अपने हाथों से क्या लग रही है वाला इशारा किया। ईशानी ने ऊपर खड़े हुए ही उसकी बधाइयाँ ली। मीत हैंडसम हंग भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ईशानी ने आंखों से कहा, सुपर। मीत ने सीने पर हाथ रख कर थैंक यू कहा और वो हंसने लगी। दोनों बातें कर रहे थे आंखों आंखों में। उन्हें बात करने के लिए जुबान की जरूरत ही नहीं थी। कुछ देर में ईशानी मीत के सामने आई। ईशानी को ऐसे देखकर मीत थोड़ा भावुक हो रहा था कि ईशानी उसके पास आकर बोली, मुझसे शादी हो रही है तो तू रो रहा है मीत? हाँ कहते हुए मीत ने सबके सामने ही उसे गले लगा लिया। सब हंसने लगे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। खुशियों भरे माहौल में दोनों ने साथ फेरे लिए। साथ जीने मरने की कस्में खाई, कभी साथ न छोड़ने का वादा किया। दोनों को देखकर ही लगता था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। माता पिता के साथ साथ उन्हें अपने रिश्तेदारों का आशीर्वाद भी मिला। अब वो दोनों अकेले नहीं थे, इतने लोगों का आशीर्वाद मिला था उन्हें। विदाई के वक्त ईशानी की आंखों में अपनों से दूर जाने के आंसू थे, पर सुकी जी की आंखों में सुकून और खुशी के आंसू थे। अपनी बेटी का घर बसते देख कौन माँ खुश नहीं होगी। मीत अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ गया। सारे रिश्तेदार चले गए। रात का वक्त हो चुका था और अंश का रूम भी तैयार करवाया जा चुका था। उसका सारा सामान ईशानी के फ्लैट से मंगवा कर एक दिन पहले ही वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। गोकुल जी की ड्यूटी थी उसे रात को सुलाने के बाद सोने की। वो वही निभा रहे थे अपने ज़माने की स्टोरी सुनाकर। हौले हौले रात गुजर रही थी। एक तुम और दूजा हमारा ये इश्क, बस यही काफ़ी है उम्र भर के लिए। अगली सुबह सुकी जी और परमीत जी ईशानी और उसके परिवार से मिलने के बाद अपने बेटे और बहू के साथ वापस चंडीगढ़ लौट गए। सुकी जी भी सालों बाद घर जा रही थी। वो बहुत खुश थी और अब उन्हें ईशानी की फिक्र भी नहीं रही थी। अगले दिन सुबह ईशानी ने सबके लिए खाने में खीर बनाई और मीठा बनाने की रस्म पूरी की। बाकी खाना बनाने के लिए घर पर कुक्स की पूरी बटालियन थी। उसके हाथ की बनी खीर सभी को बहुत पसंद आई। कुछ देर में गोकुल जी को एसीपी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि राइटर और उसकी पत्नी को कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए सारे सबूत उनके पास हैं और उन्हें उम्र कैद तो होकर ही रहेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हुए उन्होंने आगे
शुक्रिया कहा और फ़ोन रखकर ये बात सभी को बताई। गुनाहगार छुप सकता है लेकिन कब तक? सज़ा तो मिलनी ही थी मिस्टर कपिल पॉल और उनकी पत्नी को, उनके किए की। अगले 3 दिनों में उन्हें यूएसए के लिए निकलना था। हनीमून के साथ उन्हें वहाँ भी एक डॉक्टर से मिलना था। पर उनसे पहले राखी जी ने अपने गोकुल जी और अंश के जाने के टिकट्स करवा लिए थे। वो अपना हॉलिडे डिज्नीलैंड में मनाना चाहते थे। और तो और वापसी भी मीत ईशानी के आने के एक दिन बाद की थी। अंश बहुत खुश था। उसकी शॉपिंग और सारी तैयारियां की गई। मिस्टर रामकुमार को मीत ने अपने सारे काम समझाए और गोकुल जी ने अपने सेक्रेटरी को, ताकि उनके घूमने जाने का असर उनके बिजनेस पर ना पड़े। और गोकुल जी, राखी जी और अंश के साथ निकल गए अपने हांगकांग टूर पर। अगले दिन ईशानी और मीत भी अपने हनीमून पर निकल गए। यूएस से पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर से मिलने का सोचा और वही किया भी। डॉक्टर से जाकर मिले। उनके मुंबई वाले साइकेट्रिस्ट ने यहाँ के डॉक्टर को पहले ही फ़ोन पर सब बता दिया था। आखिर मीत मेहता कोई छोटी चीज़ तो थी नहीं। वहाँ ईशानी के दोबारा सेशन लिया गया। उसे हिप्नोटाइज करके देखा गया। उसके बाकी के पेपर टेस्ट सब कुछ हुए और सबका रिजल्ट 100% ठीक था। ईशानी को अब कोई दिमागी बीमारी नहीं थी। वो पूरी तरह से स्वस्थ और नॉर्मल थी। उसे दवाइयाँ चालू रखने को कहा गया, बस कुछ समय के लिए। मीत और ईशानी दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद तो अगले दिन से उन्होंने धमाकेदार शॉपिंग की, खूब घूमे, साइट सीन किया, खाना पीना कोई कसर नहीं छोड़ी। बीच बीच में गोकुल जी, राखी जी और अंश के साथ सुखी जी और परमीत जी को भी वीडियो कॉल करके बात कर लेते। देखते देखते दिन गुजर गए और सभी के वापस मुंबई लौटने का दिन आ गया। सभी वापस मुंबई पहुंचे। मीत और ईशानी एक दिन पहले ही पहुंच गए थे और आज गोकुल जी और राखी जी के साथ अंश वापस लौट रहा था। ईशानी ने कुक से कहकर सबका मनपसंद खाना बनवा दिया था। सबके आते ही गोकुल जी ने बच्चों की तरह सब कुछ बताना शुरू किया कि उन्हें कितना मज़ा आया। अंश की खुशी तो देखते ही बन रही थी। वो बार बार कहता, मम्मा हम मेरे नेक्स्ट वेकेशन में दोबारा जाएंगे, है ना दादू? और गोकुल जी कहते हैं, हाँ मुझे भी दोबारा जाना है वहाँ। राखी जी बोल पड़ी। वहाँ दोनों बच्चे बने बैठे थे। गोकुल जी कहने लगे, तुम कितना एंजॉय कर रही थी, हमसे ज़्यादा, हाँ दादी? अंश बोल पड़ा। राखी जी हंसने लगी और कहा, हाँ भाई बहुत मज़ा आया और सबसे ज़्यादा मज़ा इस बदमाश की वजह से आया। सभी ने खाना साथ खाया और आराम किया। अगले दिन अंश का मुंबई के जाने माने स्कूल में एडमिशन करवाया गया। बॉडी गार्ड के साथ एक फुल टाइम दाई की ड्यूटी लगाई गई और उसके लिए कार और ड्राइवर का इंतज़ाम किया गया। गोकुल जी ने अपने मेन ऑफिस में मीटिंग बुलाई और ईशानी को बोर्ड मेंबर्स में शामिल किया गया और उसे भी ऑफिस संभालने को कहा गया। गोकुल जी और राखी जी रिटायर होना चाहते थे और अंश के साथ समय बिताना चाहते थे। पर मीत और ईशानी ने उन्हें कहा उनके बिना वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो वो ऑफिस तो रोज़ आएंगे, भले ही हाफ डे के लिए आए। बाकी आधा दिन वो अंश के साथ रह सकते हैं या आराम कर सकते हैं। गोकुल जी और राखी जी ने उनकी बात मानी और अभी ऑफिस छोड़ने का निर्णय कैंसिल कर दिया। सब कुछ सही तरीके से हो रहा था। जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी थी। सतीश ड्राइवर अब मिस्टर मेहता के साथ मिसेज मेहता को भी ऑफिस लाने ले जाने का काम करता। वीर अभी भी मीत का गार्ड था और हमेशा रहने वाला था। ईशानी के लिए अलग गार्ड का इंतजाम किया गया। जिंदगी हंसी खुशी और प्यार से गुजर रही थी। सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। राखी जी को बहू के रूप में एक बहुत अच्छी दोस्त भी मिली थी। दोनों पार्लर में साथ जाती और घंटों बातें करती। गोकुल जी की बेटी की कमी ईशानी ने पूरी कर दी थी। ईशानी अपने सारे फर्ज बखूबी निभाती और बाकी सारे मिलकर उसका ध्यान रखते। जैसे गाड़ी का पूरा बोझ पहियों पर होता है, चारों चलेंगे तो ही गाड़ी आगे बढ़ती है, वैसे ही परिवार को खुशी से चलाने का जिम्मा बस एक इंसान पर नहीं होता, सब पर थोड़ा थोड़ा होता है। सब मिलकर और कोशिश करते हैं तभी कोई भी घर स्वर्ग बन सकता है। बस कोशिश सबको करनी चाहिए और मेहताज मिलकर अपने घर को सुखी बनाने की कोशिश करते। ईशानी 4-5 महीने में एक बार चंडीगढ़ का भी ट्रिप बना लेती। कभी कभी तो सारे इकट्ठे चंडीगढ़ जाते। जितने बुरे दिन देखे थे वो सब ईशानी और मीत भूल चुके थे। इतवार को कोई भी ऑफिस की या काम की बात नहीं होती। वो टाइम पूरी फैमिली टाइम होता। कभी साथ बाहर जाते तो कभी प्लान करके मीत अपनी ईशानी को सरप्राइज देता। बहुत प्यार किया था उन दोनों ने एक दूसरे से। उसका मुकम्मल होना तो बनता ही था। 2 साल बाद मीत खुशी से चिल्लाता हुआ अपने रूम से बाहर आया।
गोकुल जी ने आकर पूछा, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? पापा, आप दोबारा दादा बनने वाले हो। मीत उन्हें हक करते हुए बोला, क्या? कहते हुए राखी जी ईशानी के कमरे में गई। उसके हाथ में रिपोर्ट्स थी और चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। राखी जी ने उसकी भलाई ली, उसे प्यार किया और कहा, थैंक यू बेटा। अंश अब बड़ा हो चुका था और पहले से ज़्यादा समझदार भी। वाह मम्मा, हम सबके साथ खेलने के लिए कोई आ रहा है। हाँ बदमाश, कहते हुए सभी उसे गुदगुदी करने लगे। मीत और ईशानी अपने इस हंसते खेलते परिवार को देख रहे थे। मीत ने ईशानी को थामा हुआ था। ए जिंदगी, अब तू हमेशा मेरे साथ रहना। मिलकर कहानी नई बुनेंगे, छोड़कर सारे गिले शिकवे। मिलकर दुनिया नई बुनेंगे।